हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, एई, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज, रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले रिलक्टेंस को जानते क्या होता है। जो हमारा रिलक्टेंस होता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल में, वो होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ठीक है, ये एमएमएफ होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल है इनटू करंट डिवाइडेड बाय फ्लक्स फाई। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। तो हमारा इसमें करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होगा? एम्पियर। टर्न्स का टर्न्स हो गया, और डिवाइडेड बाय फ्लक्स यानी उसका यूनिट होता है वेबर। तो इसका यानी एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। तो इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आरएल सर्किट द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय। आरएल सर्किट में करंट जो वोल्टेज को लैग करता है कितना? तो बिटवीन एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो एक आरएल सर्किट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज सोर्स को अगर आरएल सर्किट से कनेक्ट करें, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो रिएक्टेंस आएगा वो आएगा ओमेगा एल, और ये है हमारा आर। ठीक है, तो इसके बीच में जो अगर हम इम्पीडेंस एंगल ड्रॉ करें तो टेन इनवर्स जो इम्पीडेंस एंगल को हम लोग फाई लिखें, वो एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। इसका सर्किट इस तरह से ड्रॉ करते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा ओमेगा एल है, ये हमारा आर है। आर से ओमेगा एल 90 डिग्री लीड करता है, ये है हमारा फाई। तो अगर इस एंगल को हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ये है इसका सर्किट। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैरी करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल में क्या होता है? तो देखते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन में सबसे पहले जो हमारे स्टेटर में हम लोग अप्लाई करते हैं, 3 फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं दोस्तों इंडक्शन मशीन के केस में। तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और रोटर को रोटेट करता है। ठीक है, अब वो रोटर का जो रोटेशन होता है, वो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेटर के केसेस में इक्वल नहीं होती। देखिए, ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि जो प्राइमरी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन जो इंडक्शन मशीन के केस में क्या होता है कि जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है और रोटर की फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग होती है। जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोस्तों स्लिप फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब ये स्लिप क्या होता है? स्लिप यानी कि कोई भी इंडक्शन मशीन जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं करती है। ठीक है, वो एक स्लिप स्पीड से रोटेट करती है। तो उसको स्लिप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की अपनी स्पीड डिवाइडेड बाय एनएस। तो ये हो गया स्लिप का वैल्यू। अभी अब देखिए कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो रोटर की स्पीड होगी क्या होगी? 0। तो इसका मतलब स्लिप का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? एनएस बाई एनएस यानी कि 1। ठीक है, तो इसका मतलब स्लिप का वैल्यू स्टैंड स्टिल पर क्या होगा? 1। तो इसका मतलब स्टैंड स्टिल रोटर की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 यहाँ रखने से सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो गया? क्या होगा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अगर फ्लक्स एक कॉइल के प्राइमरी में है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में है, तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना के थ्रू सेकेंडरी में वो लिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उस पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड इन सीलिंग फैन। सीलिंग फैंस में कौन सा मोटर यूज होता है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक तो ये सिंगल फेज पे काम करता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज पे काम करता है। दूसरी बात की जो स्टेटर वाइंडिंग होती है जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जबकि 3 फेज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। वो किस तरह की वाइंडिंग होती है दोस्तों? जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग और एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये दोनों स्पेस में 90 डिग्री अपार्ट होता है। ये होता है हमारा स्टेटर और ये होता है हमारा रोटर। ठीक है, रोटर में इस तरह सिलिंड्रिकल स्लॉट होता है, उसमें वाइंडिंग्स होती है, और ये हमारा होता है क्लोजिंग सर्किट। तो ये हो गया बेसिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसमें 2 फील्ड जो है इक्वली डिवाइड होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियली रोटेट करते हैं। ठीक है, एक जो हमारा फ्लक्स होता है वो φm/2 होगा, दूसरा फ्लक्स होगा -φm/2। ये दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होता है? स्टार्टिंग में अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते रहने से क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग के पॉइंट पे जो दोनों फ्लक्स जो है उसको कैंसिल आउट करता है और जो नेट टॉर्क होता है उसके केस में 0 होता है। तो अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नेट टॉर्क अगर 0 हो गया तो इसका मतलब वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग अब देखे होंगे अपने घर में जो सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर का क्या काम होता है? कैपेसिटर काम होता है कि वो उस तरह कंडीशन प्रोड्यूस करना जिससे कि स्टार्टिंग में टॉर्क जनरेट हो सके। ठीक है,
इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों स्टार्ट करने के। शेडेड पोल मोटर भी होता है, कैपेसिटर मोटर स्टार्ट होता है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन होता है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे बाद में। तो हम लोग उसको, इसके लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो रोटेटिंग हो जाती है, रोटेटिंग इन नेचर हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम सीलिंग फैन में कौन सा मोटर यूज़ होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा अगर हमारे पास एक कोई सोर्स है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और वो जो लोड कनेक्टेड है उसका इम्पीडेंस है जेड। तो अगर आर इक्वल टू जेड है यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होगा, तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टर इज। प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले कोई प्रैक्टिकल इंडक्टर को देखते हैं दोस्तों। कोई प्रैक्टिकल इंडक्टर को अगर आप किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कीजिएगा तो प्रैक्टिकल इंडक्टर में उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, चाहे वो जितना भी स्मॉल हो, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि उसके केस में जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो पावर फैक्टर, ये एंगल कुछ ना कुछ ये एंगल होगा, ठीक है। ये एक्स एल यानी लोड, ये एक्स एल यानी इंडक्टेंस है और ये है इसका रेजिस्टेंस आर। तो इसके केस में जो पावर फैक्टर होता है cos फाई वो होता है आर डिवाइडेड बाय जेड, जेड यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है। अभी क्या होता है प्योर इंडक्टर के केस में, क्या होता है हमारा प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है, हमारा जो आर का वैल्यू हो जाता है वो होता है 0। अब ये आर का वैल्यू का अगर आप 0 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो ये cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि पावर फैक्टर प्योर इंडक्टर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 क्यों हुआ, क्योंकि अगर आर 0 हुआ तो आप देखिए इस फिगर से भी देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यानी एक्सल बहुत 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 बड़ा हो जाएगा आर के मुकाबले। तो ये एंगल प्रैक्टिकली 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब cos फाई 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसका मतलब है पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टर इज 0, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस तब होता है जब इफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, आयरन लॉस फिक्स होता है। आयरन लॉस के 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस, ठीक है। तो एडी करंट लॉस को हटाने के लिए हम लेमिनेट करते हैं और हिस्टैरिसीस के लिए हम सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, अच्छे ग्रेड की स्टील यूज़ करते हैं, तो उससे हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। तो अभी ये जो फिक्स्ड लॉस है वो वेरिएबल लॉस के इक्वल हो तभी इफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो देखिए इफिशिएंसी जनरल हम लोग टर्म में निकाले, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर का लोडिंग फैक्टर यानी किस फैक्टर पर उसको लोडिंग किया गया इंटू ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग इंटू कॉस ऑफ फाई यानी पावर फैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम इंटू केवीए आउटपुट रेटिंग इंटू कॉस ऑफ फाई आउटपुट पावर फैक्टर। आउटपुट बाय इनपुट होता है ना, तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या होंगे लिखेंगे इसको, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस क्या होता है, आयरन लॉस जो फिक्स होता है प्लस वेरिएबल लॉस यानी एम इंटू कॉपर लॉस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना। तो उसके लिए लोडिंग क्या निकालेंगे हम लोग, पी आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू पी कॉपर लॉस, यानी इस पर्टिकुलर लोड पे यानी कि एम इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई डिवाइडेड बाई पी कॉपर लॉस। इस पर्टिकुलर लोड पे क्या होता है, एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पावर इन ए सिंगल फेज सर्किट। सिंगल फेज सर्किट में पावर को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम लोग, पावर मेजर करने के लिए ऑलवेज हम लोग वाट मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ ए स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का मेन एडवांटेज क्या होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबिलिटी। देखिए स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की इक्वल नहीं होता, जबकि जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। हायर फेज करंट ऐसा भी नहीं होता है, आई लाइन करंट और आई फेज करंट इक्वल होता है। न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबिलिटी हमारा मेन मकसद होता है। उससे क्या होता है दोस्तों कि यदि उस पर कोई हार्मोनिक्स आए तो उसको एक पाथ मिल जाता है, रिटर्न पाथ, तो वो वाइंडिंग्स में नहीं उस पाथ के थ्रू ग्राउंडेड हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबिलिटी के चलते हम लोग हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और हार्मोनिक्स जो है बहुत सारे डिसएडवांटेज प्रोड्यूस करता है किसी भी सर्किट में, किसी भी इक्विपमेंट में। तो हार्मोनिक्स हमें इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। होल इंसुलेशन रिक्वायर्ड ये भी नहीं है सही, तो इसका मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी जनरेटर द पर्पस ऑफ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का पर्पस क्या होता है, तो एसी टू डीसी। तो देखिए दोस्तों डीसी जनरेटर क्या मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो हमें एक आउटपुट डीसी जनरेट करके दे, ठीक है, वो हमें एक आउटपुट डीसी जनरेट करके दे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि कम्यूटेटर में हमारे पास क्या आता है, एसी सर्किट आता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर में ब्रशेस के थ्रू क्या होता है, वो एसी टू डीसी में कन्वर्जन होता है और वो आउटपुट हमें यहाँ दिखता है, ठीक है।
तो कम्यूटेटर का बेसिक पर्पस जनरेटर केस में क्या हो जाएगा, AC टू DC कन्वर्ट करना, जो कि आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों NS इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई P, यानी कि 120 इंटू अगर फ्रिक्वेंसी इसकी देखे जाए तो फ्रिक्वेंसी होती है 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स कितना है 4, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 1500 RPM, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है बेसिकली, तो ट्रांसफार्मर कोर के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, वो हिस्टेरिसिस लॉस को घटाता है। देखिए हिस्टेरिसिस लॉस होता है क्यों है, जब एक BH कर्व जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या BH कर्व पढ़ते हैं, तो BH जो कर्व होता है उस कर्व का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होता है। ठीक है, आइडियल रहने पे ये स्ट्रेट लाइन जो होगा और वो इसके थ्रू सेंटर के थ्रू जाएगा। ठीक है, 0 एक्सिस के थ्रू जाएगा, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल केस में इस तरह का सर्किट बनता है। तो हमको ये जो कर्व है एरिया अंडर BH कर्व, यही हमारा हिस्टेरिसिस लॉस बताता है। अब इस कर्व को हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग जितना कम से कम इस कर्व को रखें, यानी जितना ये 0 पे के करीब हो, ठीक है, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है ट्रांसफार्मर में। तो सिलिकॉन स्टील यूज़ करने का बेसिक पर्पस यही होता है। ठीक है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए गुड केबल शुड बी। तो गुड केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो हाई होना चाहिए। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी केबल है कहीं पर भी लेइंग करते हैं तो उसका अर्थ के साथ जो इंसुलेशन होता है वो मेगा ओम्स के रेंज में होता है और वो बहुत ही हाई होना चाहिए। अगर लो इंसुलेशन आता है इसका मतलब है कि केबल के ग्राउंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो इसी के लिए हम लोग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक गुड केबल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग मेगर से मेज़र करते हैं। दोस्तों मैंने इस चैनल में आपको मेगर का सिग्निफिकेंस बताया और मेगर कैसे करते हैं, मैंने एक मोटर का मेगर करके प्रैक्टिकल भी आपको बताया है, तो आप इस चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेगर करके हम इस केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये एक हाई वैल्यू होनी चाहिए, तो B ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, तो रेजिस्टर है। देखिए पैसिव कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों, पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि स्टोर कर सकता है और डिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकता एनर्जी को, तो उसको पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास R हो गया, L हो गया। एक्टिव कंपोनेंट जैसे क्या होता है, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ऑप एम्प हो गया, ये सब सारे क्या है, एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल है। तो इसमें पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, रेजिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ क्या होता है 95 to 99%। क्यों होता है, देखिए ट्रांसफार्मर जो हमारा तो बेसिकली स्टैटिक इक्विपमेंट होता है, उसमें क्या क्या होता है, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, और ट्रांसफार्मर की कोर होती है, तो एक स्टैटिक इक्विपमेंट है। जबकि हमारा जो इंडक्शन मशीन है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है या इवन DC मशीन है, ये सब केसेस में क्या होता है, वो रोटेटरी इक्विपमेंट होता है, उसमें कुछ रोटेशनल लॉसेज होते हैं उसके, तो फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेज होते हैं और रोटेशनल लॉसेज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इक्विपमेंट है, एनर्जी लेता है और एनर्जी डिलीवर करता है, तो इसी के लिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी हाई करंट है। वेरी हाई करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, CT को यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग इट। तो ये कौन से लॉ से प्रूफ होता है, तो किरचॉफ करंट लॉ से। इसमें क्या होता है दोस्तों, सपोज कि ये एक नोड है, यहाँ से 3 करंट है, I1 है, ये I2 है, ये है I3 है। तो इसका मतलब है कि इंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग होगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो इस तरह से हम लोग KCL इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ से ये डिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विथ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है किससे, तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। कैसे होता है, देखिए कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई F इंटू C, यानी 1/ωc होता है। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इस स्लिप का क्या होता है, जनरली 0 to 1 के रेंज में होता है। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो जनरेटिंग मोड में चला जाता है दोस्तों। ऑलवेज 0 नहीं होता है, ऑलवेज 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 होता है कब, वो स्टैंड स्टिल जब कंडीशन में हो तब, तो उसको स्लिप कहते हैं। ठीक है, तो स्लिप क्या होता है 0 to 1 के बीच में होता है। तो स्लिप हमारा क्या होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। अगर आप नेम प्लेट रेटिंग में देखें दोस्तों, तो किसी भी मोटर का नेम प्लेट रेटिंग देखें तो अगर उसका रेटेड है यानी सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM है, तो अगर नेम प्लेट रेटिंग में आप 1460 या 1480 इस तरह का आप देखेंगे। ठीक है,
तो वो होता है इसका स्लिप। सपोज कीजिए कि वो 1460 पे रोटेट करता है, तो उसका स्लिप का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1460 डिवाइडेड बाय 1500। इस तरह से आप स्लिप का निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर ऑलवेज एक स्लिप स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है। अच्छा, उसका फिर अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स पता है तो आप इसका सिंक्रोनस स्पीड भी निकाल सकते हैं, 120F डिवाइडेड बाय P, यानी कि 120 इंटू 50 फ्रीक्वेंसी। अगर P नंबर ऑफ पोल्स है तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर 2 है तो वो 3000 RPM हो जाएगा, अगर 4 है तो 1500 RPM हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सिंक्रोनस स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। इसी तरह के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट, अगर आपको कुछ डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका सॉल्व कर पाऊँ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस्ड में क्वेश्चंस आपके पास लाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।